नमस्कार। मैं नेहा चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें जो कल के लेक्चर में जो 10वां लेक्चर था जिसमें भारत के संघ और क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, तो उसमें एक डाउट था कि जो मेघालय है वो राज्य 1970 में बना था। ठीक है, एक डाउट में 1970 में बना था या 72 में बना था। तो देखिए जो 1970 में जो मेघालय को असम के अंदर, असम के ही भीतर स्वायत्त राज्य मतलब ऑटोनॉमी, कुछ जैसे कि ये डिमांड कर रहे थे मेघालय वाले कि हमें पूरी तरह से राज्य बनाया जाए, बट इन्हें 1970 में असम के अंदर ही एक छोटा टाइप का राज्य बना दिया था। बट वो असम के अंदर ही था, वो पूरी तरह से राज्य नहीं था। कुछ उनके पावर में उनके पास में पावर थी, मेघालय के पास में, बट पूरी पावर नहीं थी जो एक राज्य के पास में होती है। और ये 1972 में फिर इसे पूरी तरह से राज्य बना दिया गया। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है और आपको अपनी तसल्ली करनी है तो आप ये इसे गवर्नमेंट की साइट से चेक कर लीजिएगा। मैंने इसको जो चेक किया है वो किया है नो योर इंडिया। ठीक है, अपने भारत को जानो, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश, उसमें दोनों पे एक्सप्लेन होगा, तो आप वहाँ से और देख सकते हो। ठीक है, अपने मन की शांति के लिए। और एक ही डाउट था कि हिमाचल प्रदेश को कब पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, तो जो 1966 में हिमाचल प्रदेश था ना, तो इसमें जो पंजाब के कुछ जो हिल एरिया थे, पहाड़ी एरिया थे, उनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। बट ये जो 1971 में इसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला था। उससे पहले एक यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। और हिमाचल प्रदेश को 1971 से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। कि आई होप कि अब ये आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं और नेक्स्ट वीडियो में वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब आज का लेक्चर है हमारा, जो कि लेक्चर नंबर 11 है, सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, जिसमें कि हम भाई अब भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नागरिकता भाई क्या क्या है, हमें कैसे कैसे मिली है ये नागरिकता, और कैसे कैसे हमसे ये नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए इस वाले चैप्टर में काफ़ी है, समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, रटने के लिए कम है। अगर ये एक बार समझ आ जाता है तो याद करने के लिए बहुत ही ईजी होगा, और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने इसको आपके लिए बहुत ही सरल बनाने की कोशिश करी है, कि आशा करूँगी कि आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, तो देखिए जो नागरिकता है उसका जिक्र भाग 2 में किया जाता है संविधान के, और जो कि जिसमें आर्टिकल आते हैं 5 से 11। ठीक, आर्टिकल इसमें आते हैं 5 से 11 और भाग 2। तो देखिए जो लोग होते हैं ना, जो पीपल होते हैं, उनको ना ज़्यादातर हम कहते हैं 2 तरह के लोग हैं, कि एक तो नागरिक हो गए, ठीक है, और एक विदेशी हो गए। आपने जैसे भारत में भी देखा होगा कि ये विदेशी है, ये हमारे देश का है, यही कहते हैं ज़्यादातर लोग। तो जो नागरिक होते हैं ना, इनको सभी सिविल राइट मतलब हो गया सिविल अधिकार शिक्षा के लिए, और जो भी भारत में अधिकार हैं, जितने भी टाइप के अधिकार हो गए शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, और खेती वाले जो भी राइट, मतलब हम भारत के लोगों को हैं, आपको जो अपने अधिकार दिखते हैं वो सिविल अधिकार आपको इस नागरिक होने की वजह से मिलते हैं। और जो राजनीतिक अधिकार हैं, ठीक है, वो भी आपको नागरिक होने की ही वजह से मिलते हैं सभी। ठीक है, जो सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार अगर आपके पास हैं तो आप हैं भारत के नागरिक। ठीक है, और विदेशी को कहा जाता है, विदेशी को भी 2 तरीके से कहा जाता है, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। ठीक है, विदेशी मित्र, पहले आप विदेशी शत्रु समझ लोगे तो विदेशी मित्र आपको समझ आ जाएगा। विदेशी शत्रु वो होते हैं कि जिनके साथ में भारत का युद्ध चल रहा हो, जिसके साथ में भारत का पूरा युद्ध चल रहा हो, उस समय उस टाइम पे जो उस वाले देश के नागरिक होते हैं उनको कहा जाता है हमारे देश के शत्रु। जैसे कि भारत का युद्ध किसी ए देश, ऐसा कभी हो ना, क्योंकि युद्ध में बहुत ही बुरा होता है, बहुत लोगों की जानें जाती हैं। तो आप बस समझ लीजिए कि किसी एक देश के ए देश के साथ में युद्ध चला भारत का, तो जो इस ए देश के उस टाइम पे जो नागरिक होंगे वो भारत के शत्रु नागरिक होंगे उसी टाइम के लिए। युद्ध खत्म हो गया तो वो शत्रु नागरिक नहीं रहेंगे। ठीक है, और फिर बाकी जो बचे हो गए वो विदेशी मित्र हो गए। क्या आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जो भारत में जो संविधान में जो नागरिकों को ना कुछ अधिकार दिए गए हैं, कि जो ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास में होंगे, विदेशी के पास में नहीं होंगे।
तो ये पहले तो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ खाली भारतीय नागरिकों के हैं, तो वो आते हैं अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30। देखिए मैं कैसे याद रखती हूँ इसे, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे ही याद रखती हूँ। एक दो बार बोलो, 15 के बाद में 16 आता है, फिर 19 और 29 और 30, 15, 16, 29, 30। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिकार है सिर्फ भारतीयों के पास में होता है, मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों के पास में होता है। तो सीधा आर्टिकल 15, 16 ऐसे करके भी लिखा रह सकता है, और ये भी हो सकता है कि इन आर्टिकल के ये आर्टिकल है क्या जो इनके अंदर है। तो मैं अभी आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन आर्टिकल के अंदर है क्या। बाकी ये जो मौलिक अधिकार है, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर होगा सिटीजनशिप के बाद में, वो मौलिक अधिकार ही होगा, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 15 में कहा जाता है कि देखिए जो धर्म, हमारा जो रिलीजन है, मूल, वंश और जाति और लिंग के आधार पर ना कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये सिर्फ मिला हुआ है भारतीयों को। और जो देखिए आपको समझ आ गया होगा कि अनुच्छेद 15 क्या है। और एक है अनुच्छेद 16। ये अनुच्छेद 16 क्या है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकार की जो नौकरियां निकलती हैं उसमें समता का अधिकार है, ठीक है। तो ये भी सिर्फ भारतीयों को है। और 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको जो बोलने की अभिव्यक्ति मिलेगी वो मिलेगी आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। और आर्टिकल 29 और 30 में मिलती है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये भी सिर्फ भारतीयों को ही मिलते हैं। लोकसभा और राज्य जो हमारे पास जो चुनाव का अधिकार होता है लोकसभा, राज्य, विधानसभा में, वो सिर्फ नागरिकों को ही होता है। और अगर आप भारतीय नागरिक होंगे तभी आपको संसद और राज्य विधानमंडल के लिए आपको लड़ने का अधिकार है, ठीक है। चुनाव में भी आप तभी भाग ले सकते हैं अगर आप भारतीय नागरिक हैं। और इसके बाद में जैसे कि राष्ट्रपति हो गया भारत का, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर आपको इनके पद पे जाना है तो भी भारतीय नागरिक ही होना ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए भारत में ना जैसे नागरिक एक तो जन्म से और एक प्राकृतिक रूप से जो नागरिक होते हैं उन्हें राष्ट्रपति बन सकते हैं, पर जबकि अमेरिका में क्या है कि जो खाली जन्म से ही जो नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अभी जन्म से नागरिक क्या है और प्राकृतिक रूप से नागरिक क्या है, तो देखिए अभी बिल्कुल अगले पेज पे ही आने वाला है कि जो 5 प्रकार से वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, कि उसमें किस प्रकार 5 प्रकार से हमको अपनी देश की जो नागरिकता है किसी को वो मिल सकती है। तो उसमें ये प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता है उसका जिक्र किया गया है। अगर आप एक जन्म से नागरिक हो और आप प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक बनते हो तो आप भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हो, ठीक है। इसका सीधा मतलब है, जबकि जो अमेरिका है, ठीक है, ये कंपैरिजन हम तुलना इसलिए कर लेते हैं ताकि चीज़ें समझ आ जाएं कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा चल रहा है, दूसरे देश में कैसा चल रहा है। तो अमेरिका में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको वहाँ पे जो वहाँ की नागरिकता है वो जन्म के आधार पर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा समझ आ गया होगा। और जैसे कि हमने बार बार बताया था कि भारत में भाईचारे पे जोर दिया जाता है, और इस भाईचारे पे जोर देने के लिए इसीलिए ली है हमने एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, अमेरिका में होती है डबल सिटीजनशिप। एक तो वहाँ पे जो राज्य होते हैं उसका नागरिक होता है और एक पूरी अमेरिका का नागरिक। हम क्या कहते हैं, हम यूपी, बिहार, जहाँ से भी हम आते हैं, हमारे पास में वहाँ की नागरिकता नहीं है, हमारे पास में सिर्फ भारत की ही नागरिकता है। ये वाली बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा है समझने वाला चैप्टर है, तो आप एकदम ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ में समझेंगे तो ये समझ आ जाएगा। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है जब तक आप सोचें कि भाई ये मुश्किल है। आप बैठिए अच्छे से, ईयरफोन लगाइए, अच्छे से समझिए, आ जाएगा समझ, ठीक है। तो देखिए भाग 2 में जो नागरिकता है हमने देखा आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो अब ये देख लेते कि इन 5 और 11 आर्टिकल में क्या क्या दिया है। पहली बात तो ये कि ये जो 5 से 11 तक आर्टिकल है इनमें उस टाइम की नागरिकता का जिक्र किया हुआ है। पहले तो आपको शॉर्ट में बता दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब संविधान बना था, तो उस टाइम की नागरिकता का जिक्र किया हुआ है। अगर अब कोई नागरिकता से संबंधित काम हो तो वो करती है हमारी संसद, क्योंकि संविधान उस टाइम पे बन चुका था और संविधान ने ये पावर हमारी संसद को दे दी थी कि आपको इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी नागरिकता के बारे में कुछ दिक्कत आए तो इस पे कानून बना सकती है सिर्फ हमारी संसद, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है।
और कोई कानून नहीं बना सकता, सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 है जो बात करता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय की नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें से क्या कहते हैं कि नागरिकता कैसे मिलेगी। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 5 में 3 शर्तें लिखी गई हैं। अगर आप 3 शर्तों में से उस टाइम पे कोई एक भी शर्त को फॉलो करता था तो उसको भारत की नागरिकता मिल जानी थी उस टाइम पे। ठीक है, अब आप इस टाइम पे 26 जनवरी 1950 उस टाइम का सोचिए जब भारत आज़ाद हुआ था, ना कि आज के नज़रिए से। तो देखिए उसमें जो 3 शर्तें क्या थी, उसमें से पहली शर्त थी कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, वो इंसान यदि भारत में पैदा हुआ हो। दूसरी शर्त थी कि माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी शर्त थी कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा हो। ठीक है, अगर वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है या माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ है और अगर वो संविधान लागू होने से पहले मतलब 1950 से पहले 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक है। ये आर्टिकल 5 में बताता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस हिसाब से आएगा कि जो संविधान लागू होने की समय की जो नागरिकता है उस पर कौन सा अनुच्छेद बात करता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 5। तो चलिए अब चलते हैं आर्टिकल 5 के बाद में अनुच्छेद 6 पे। तो देखिए अनुच्छेद 6 और 7 दोनों को ही देखते हैं एक साथ में। अनुच्छेद 6 और 7 जो आर्टिकल 6 एंड 7 है वो बात करते हैं कि जो पाकिस्तान से भारत आए लोग थे और जो भारत से पाकिस्तान गए लोग थे कि उनके पास में क्या कैसे किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से आए थे भारत में। ठीक है, तो जो भारत में अगर आ चुके हैं पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ चुके थे। ठीक है, बंटवारा 1947 में हो गया था। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में आ चुका है कोई व्यक्ति तो वो सामान्य नागरिक होगा भारत का। ठीक है, उसे सामान्य तौर से नागरिकता मिल जाएगी जैसे सभी को मिली थी। ठीक है, अगर वो इसके बाद में भारत आएगा 19 जुलाई 1948 में वो पाकिस्तान से भारत आया होगा तो उसको क्या कहते हैं पंजीकरण करवाना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सरकार के अंदर और उसे 6 माह भारत में निवास आवश्यक है। मतलब उस पंजीकरण से पूर्व उसे 6 माह भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अब कुछ लोग ऐसे थे कि जो भारत से पाकिस्तान गए थे। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए। ठीक है, बट वो वापस भारत आना चाहते हैं। पहले तो वो पाकिस्तान चले गए बट अब वो कहते हैं कि भाई हमें वापस भारत आना है, उनका मन नहीं लगा वहाँ पे जो भी है, तो अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान तो करना पड़ेगा। जो संविधान में जो उस टाइम पे जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं इनमें जो नागरिकता की बात है ये उस समय के हिसाब से है। तो देखिए उनको इनका भी क्या है, इन्हें भी पंजीकरण करवाना पड़ेगा अगर ये वापस आ गए हैं और इनको 6 माह रहना पड़ेगा पंजीकरण कराने से पहले। तो आई होप देखिए जो 6 आर्टिकल है वो तो करता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की और जो 7 आर्टिकल है वो भारत से पाकिस्तान चले गए वापस से भारत आए थे उस टाइम पे। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब हमने कर लिए है अनुच्छेद 5, 6 और 7। अनुच्छेद 5 बात करता है संविधान लागू होने की नागरिकता पे, 6 जो भारत पाकिस्तान से भारत आए, 7 जो भारत से पाकिस्तान गए और वापस से फिर भारत आ गए। अनुच्छेद 8 जो बात करता है कि जो भारत के जो भारतीय मूल के लोग हैं जिनके दादा दादी नाना नानी वो भारतीय थे बट वो भारत से बाहर रह रहे हैं, वो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं बट वो चाहते कि हम भारत के नागरिक बने, तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये प्रावधान दिए गए हैं 1955 के नागरिकता अधिनियम में। अभी हम ये भी पढ़ेंगे 1955 का नागरिकता अधिनियम क्या है। ठीक है, तो चलिए 8 समझ आ गया होगा आपको अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है। अब अनुच्छेद 9 में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, ठीक है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नेपाल, भूटान और अमेरिका किसी की भी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल 9। ठीक है, आर्टिकल आप इसे कैसे याद रखोगे 9 नो। ठीक है, नो NO नो मतलब आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करनी है अगर आपको भारत का नागरिक रहना है। नो नहीं। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा कनेक्ट कर लिया होगा आपने। अब आर्टिकल 10 क्या करता है कि भारत में जो हम नागरिक हैं हमारी नागरिकता बनी रहेगी अगर तब तक कोई संसद विशेष टाइप का कोई कानून नहीं लाती है। तो आर्टिकल जो 10 है वो बताता है जो जिनके पास में नागरिकता है उनकी नागरिकता बनी ही रहेगी।
अब देखिए आर्टिकल 11 में मैंने आपको बताया ना कि संसद उस टाइम पे जो संविधान बना तो ये कुछ अधिकार संसद को दिए गए हैं नागरिकता के बारे में। तो देखिए अगर किसी को नागरिकता देनी है और किसी की नागरिकता समाप्त करनी है तो इस टाइप का जो अधिकार है वो है अभी संसद के पास में। क्योंकि देखिए अभी आपने देखा होगा अभी रिसेंट टाइम में कैब, ठीक है, CAA, ये वाले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ये आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही सुने होंगे जिस पे प्रोटेस्ट हुए थे, धरने भी हुए करे थे कुछ लोगों ने। तो वो संसद ही कानून लाई थी जो उसमें नागरिकता देना है नहीं देना है ये डिपेंड करता है हमारी संसद पर। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो इस नागरिकता को प्राप्त करने के होते हैं इसके तहत 5 तरीके। अभी जिसकी मैंने राष्ट्रपति वाली बात में बात करी थी, तो अब उन्हीं 5 तरीकों में से देखते हैं कि एक तो होता है जन्म से। ठीक है, इस जन्म से तरीके का मतलब क्या है कि देखिए इसमें कई बार संशोधन हुए हैं इस वाले जन्म से तरीके में। तो जो अब इस टाइम पे जो माना जाता है संशोधन होने के बाद में, तो इस टाइम पे जो माना जाता है माता या पिता में से एक कोई भारतीय हो, ठीक है, मम्मी या पापा में से बच्चे का कोई एक भारतीय हो और दूसरा वाला जो भी दूसरा वाला पेरेंट बचता है वो अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इलीगल तरीके से भारत में आया नहीं होना चाहिए, तो उसको मिल जाएगी जन्म से नागरिकता। ठीक है, अब आते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब हो गया कि जिनके दादा दादी नाना नानी परदादा जो भी है वो भारत के नागरिक थे, बट वो अभी जिन उनके बच्चे हैं वो भारत के नागरिक नहीं है, बट वो भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ जो सरकार ने जो कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ प्रोसीजर्स दिए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे और उन्हें वंश के आधार पर मिल जाएगी नागरिकता। ठीक है, और अब चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है। पंजीकरण मतलब आपको सरकार के पास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहले तो हम जितने भी लोग देख रहे हैं हम सब भारत के नागरिक ही हैं, बट जिनको और किसी को नागरिकता चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार द्वारा पंजीकरण कराना पड़ेगा। और आवेदन से पूर्व मतलब आज मैं अगर आवेदन करती हूँ नागरिकता के लिए तो 7 वर्ष भारत में रहना जरूरी है आवेदन से पहले। ठीक है, सपोज मैं 2020 में नागरिकता के लिए आवेदन करती हूँ तो 2020 से 7 वर्ष पहले मुझे भारत में रहना ज़रूरी है, तभी मैं नागरिकता का आवेदन करती हूँ। और आप मतलब जो भी नागरिकता के लिए आवेदन करता है पंजीकरण रूप से वो अप्रवासी अवैध रूप से प्रवासी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से वो भारत में इलीगल तरीके से नहीं रहा होना चाहिए। अब देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से और देशीकरण से किस प्रकार से नागरिकता मिलती है। तो देखिए इसमें नागरिकता लेने के लिए अगर कोई किसी को विज्ञान काला साहित्य दर्शन इन सब में विशेष रुचि है और ठीक है और वो 8वीं अनुसूची की भाषा का ज्ञाता है, तो जो हमारी पार्लियामेंट है कुछ कानून को रिलैक्स करके इन्हें नागरिकता दे सकती है। इसे कहा जाएगा नागरिकता बाय नेचुरलाइजेशन। नागरिकता मिलेगी प्राकृतिक रूप से या देशीकरण से। और अब हम देखते हैं कि जो क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, ठीक है, 5वां तरीका है हमारा क्षेत्र समाविष्टि द्वारा और भूमि विस्तार से हमें नागरिकता कैसे मिलती है। तो देखिए जैसे कोई एरिया है, ठीक है, जो फ्यूचर में कोई एरिया है भारत के अंदर आ जाता है, अभी वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो वो जो उस जगह के जो नागरिक होंगे, जो उस जगह के जो लोग होंगे, उन्हें भारत सरकार कोई कानून लाके उन्हें भारत का नागरिक बना सकती है। तो इसे कहा जाएगा क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि जब पौंडीचेरी जब भारत का हिस्सा बना था तो भारत सरकार एक अधिनियम लाई थी, कानून लाई थी कि भारत सरकार, उसका नाम था कि नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया था। ठीक है, तो इसके तहत जो पौंडीचेरी के जो रहने वाले निवासी थे उनको भारत का नागरिक बना दिया गया था। और वो किसके अंदर बनाया था? भारत नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 से 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है। देखिए बहुत 5 तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये नाम क्या क्या है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से तरीके से नागरिकता नहीं मिल सकती है, कौन से तरीके से मिल सकती है। तो प्लीज़ आप याद रखिए। और देखिए अब SI में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, A B C D। अब उसके बाद में ऑप्शन कैसे होते हैं कि 1 सही है, पहला और दूसरा सही है, तीनों सही है, चारों सही है या कोई भी सही नहीं है, इस टाइप के ऑप्शंस भी अब आते हैं। तो ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ। अब कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि ये थोड़ा हाई लेवल का है, तो देखिए अब UPSI अब जॉब है, SI सब इंस्पेक्टर की जॉब हाई लेवल की है, तो भाई हाई लेवल का तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि जो 5 तरह की नागरिकता थी वो क्या थी। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। और इसमें हमने एग्जाम्पल समझाया भी पुडुचेरी। ठीक है, तो भाई अब आपको कोई चीज़ मिल गई, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वो चीज़ आपसे छीनी भी जा सकती है। तो अब भारत की नागरिकता किसी को मिलती है तो वो नागरिकता खत्म भी हो सकती है। तो अब उस नागरिकता की समाप्ति के जो 3 तरीके हैं वो भी किसमें दिए गए हैं, नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए जो भी होता है ना वो होता है नागरिकता अधिनियम 1955 में सुधार करके, संशोधन करके। ये जो अभी आपने 2019 वाला नागरिकता संशोधन अधिनियम देखा होगा, तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, पूरे चांस है कि ये किस अधिनियम में इसमें सुधार किया गया था। तो ऑप्शंस होंगे जो उसमें आपके 4 ऑप्शंस होंगे, एक जो भी उसमें से, जैसे 1 2 3 4, अब इसमें से जो ऑप्शन ही होगा नागरिकता अधिनियम 1955 वो आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो संशोधन किया है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में किया है। तो अब देख लेते हैं 3 तरीके। एक तो होता है अपनी मर्जी से हमने नागरिकता छोड़ दी। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नागरिकता अपने पूरे होशो हवास में भारत की नागरिकता छोड़ दी तो उसे स्वैच्छिक त्याग कहा जाएगा। ठीक है, और जो उसके बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता भारत की चली जाएगी। अगर वो बच्चे नाबालिग हैं, वो 18 साल से छोटे हैं, और जब वो बच्चे 18 साल से बड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स का डिसीजन तो गलत था, हम नहीं चाहते भारत की नागरिकता छोड़ना, तो वो वापस से भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, बट वो उससे पहले 18 साल से ऊपर के होने चाहिए जब वो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, और जब उनके पेरेंट्स ने नागरिकता छोड़ी थी तो उस टाइम पे वो 18 साल से छोटे होने चाहिए। तो स्वैच्छिक त्याग मतलब अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दी तो वो इंसान भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और एक होता है बर्खास्तगी द्वारा। ठीक है, बर्खास्तगी द्वारा मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की जाकर नागरिकता ले ली। ठीक है, तो उसकी नागरिकता स्वयं ही खत्म हो जाएगी भारत से। वो जैसे ही मैं जैसे भारत की नागरिक हूँ, ठीक है, मेरे को तो ये कभी करना नहीं है, पर जैसे अगर कोई दूसरे देश की जाते ही नागरिकता ले ली तो मेरी यहाँ पे नागरिकता तुरंत की तुरंत खुद ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और एक होता है वंचित करने के द्वारा, बाय डेप्राइवेशन। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर केंद्र सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने नागरिकता भारत की प्राप्त कर ली है पर वो करी है फर्जी तरीके से, तो उसकी नागरिकता हो जाएगी कैंसिल। और उसने किस संविधान का, हमारा जो संविधान है, जो एक हमारी पवित्र किताब है, उसका अगर किसी ने अनादर किया तो उसकी नागरिकता भी हट जाएगी। ठीक है, अगर किसी युद्ध के दौरान और शत्रु देश की कोई मदद करता है तो उसकी नागरिकता भी हट जाती है। ठीक है, अगर किसी ने पंजीकरण और प्राकृतिक नागरिकता, पंजीकरण से और प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता ली है और 5 वर्ष के दौरान, ठीक है, 5 वर्ष के दौरान, जैसे मेरे को भारत की पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिल गई, और उसके अगर 5 वर्ष के भीतर किसी कारणवश अगर 2 वर्ष की कैद हो जाती है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भारत का नागरिक बिना सरकार को बताए भारत से बाहर 7 वर्षों के लिए रह लिया हो तो भी उसकी नागरिकता छीन जाएगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि भाई अभी सुधार हुआ है और उस सुधार पे जो संशोधन हुआ है भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में, तो उस सुधार पे हुए हैं, बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत ही लोगों ने स्ट्राइक करी, दिल्ली में धरने दिए, हर जगह धरने दिए। तो इसमें यह आ सकता है कि पुराने काल में, पास्ट में कब कब ये संशोधित हुआ है। तो एक हुआ है 57 में, 60 में, 85 में, 86 में, 3 में, 5 में, 15 में और दिसंबर 2019 में। ठीक है, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, कैब था, और जिससे बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना दिया, तो ये दिसंबर 2019 में बना है। ठीक है, अभी हम इस वाली वीडियो में इस 2003 को भी हल्का सा समझेंगे, 5 को भी और 15 को भी और दिसंबर 2019 को भी। ठीक है, तो देखिए 2003 में क्या हुआ था, एक LM सिंघवी, ठीक है, LM सिंघवी के अंदर एक कमेटी बिठाई थी, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इनके रिपोर्ट के आधार पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 आया था। तो देखिए जो भारतीय मूल के लोग थे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, मैंने आपको ये पहले बता चुकी हूँ कि जिनके दादा परदादा भारत के निवासी थे, बट अब वो खुद निवासी नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। मेरे यहाँ पे मतलब है नागरिकता से, जिनके दादा परदादा भारत के नागरिक थे, बट वो उनके बच्चे अब भारत के नागरिक नहीं है, बट वो भारत की नागरिकता, उनको कहा जाएगा पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जिनके दादा परदादा भारत के नागरिक थे बट वो नहीं है,
तो भाई उनका कुछ तो है भारत में मूल, तो इसीलिए कहा जाएगा भारतीय मूल के व्यक्ति। तो देखिए ये जो कानून लाए थे 2003 में, इन्होंने क्या कहा कि जो 16 देश हैं, ठीक है, जो 16 देशों के लिए और पाकिस्तान और भारत को छोड़कर उन्हें भारत मूल का ये कार्ड होता था, PIO का कार्ड, ठीक है, ये वाली जो स्कीम आई थी 2003 में आई थी, तो इनको ये PIO का कार्ड मिल जाएगा। कुछ इनको थोड़े बहुत भारत में आने पे कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के बेनिफिट फायदे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भारत मूल के व्यक्ति थे, इन्हें भारत आने पे कुछ फायदे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की जो स्कीम थी ये करी थी 2003 में शुरू, ठीक है। और एक बाद में आता है 2005 में, ये वाला 2005 वाला नागरिक संशोधन, ये वाला अधिनियम, ठीक है, ये जो 2005 वाला है, ये 2005 में आता है। तो इन्होंने कहा कि जो सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर, अब इन्होंने कहा सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, यहाँ पे है 16 देश, यहाँ पे है सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, ठीक है, इनको OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारतीय विदेशी नागरिकता का कार्ड इनको मिल जाएगा। और इन सब के लिए, इन सब से जो PIO थे, ठीक है, PIO भारत मूल के जो निवासी हैं और जो कि पूरी भारत में कहीं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी रह रहे हैं, 2 देश छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इनको 2005 में ये नियम आया था कि इनको OCI का कार्ड मिल जाएगा। तो अब देखिए OCI और PIO, अब ये 2 शब्द बोल दिए, तो इनमें अंतर क्या है। तो देखिए OCIO का मतलब है कि उस टाइम पे जो लोग थे, OCIO और PIO, अगर कोई PIO के कार्ड के लिए आवेदन करता है तो उसे थोड़ी बहुत ही कम सुविधा मिलती थी, और OCI के आवेदन से बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं कि वो भारत में आ सकता है आसानी से, उसे वीज़ा वगैरह की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अन्य देश से नागरिक आता है, किसी अन्य देश का नागरिक आता है, तो उसे थोड़ी वीज़ा वगैरह लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, बट इन्हें कोई ऐसी टेंशन नहीं होती थी OCI को। बट PIO को कोई ज़्यादा स्पेशल बेनिफिट नहीं थे। तो ये लोगों के दिमाग में ना बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा था कि भाई ये PIO क्या हो गया, OCI क्या हो गया। तो ये OCI तो आए हैं 2005 के अधिनियम से, ठीक है, जो संशोधन अधिनियम है। और PIO का जो कार्ड आया है ये आया है 2003 में जो अधिनियम किया था उसके अंदर से। तो देखिए और एक बार PIO में थोड़ा सा और बता देती हूँ, इनको कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति, और ये वो हैं जो दूसरे, ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि नागरिक हैं, ये दूसरे देशों के नागरिक हैं, बट जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, ठीक है, और जिनके पूर्वजों के पास में भारत का पासपोर्ट था, ठीक है। और ये जो पता है PIO हम किसके अंदर इनको, देखिए कोई ना कोई तो कानून होगा जिसके अंदर लोगों को माना जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा भारत नागरिकता का अधिनियम 1955, तो ये इनको माना जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दूसरी वीडियो में होगा, दूसरी या तीसरी वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत भारत का निवासी रहा हो, जिनके दादा दादी माता पिता नाना नानी भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का निवासी रहा हो। ये नहीं कि अब हर ही कोई आ जाए, मतलब कोई भी उठ के आ जाए कि भाई मेरे तो कि 10 पीढ़ियों पहले कोई भारत में रहता था तो मेरे को ये PIO का कार्ड दे दो, ऐसे नहीं मिलेगा। उनके यहाँ तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का नागरिक रहना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए OCIO, अभी आपको भी कन्फ्यूजन ही हो रहा है बार बार OCIO PIO क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे जो आवेदन करते थे लोग उन्हें भी बहुत कन्फ्यूजन था। तो इस कन्फ्यूजन को 2015 में दूर करने के लिए आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, जिसमें कि OCI और PIO इन दोनों कार्ड को मिला के कर दिया एक, और उसका नाम दे दिया भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। आई होप कि थोड़ा समझ आ गया होगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो एक बार जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। ये PIO जो कार्ड आया था 2005 में आया था, OCI जो कार्ड आया था ये आया था PIO कार्ड आया था 2003 में, OCI कार्ड आया था 2005 में। बट ये बड़ा कन्फ्यूजन था लोगों के लिए कि क्या किसके लिए कैसे अप्लाई करें, तो कैसे आवेदन करें। तो 2015 में इस टेंशन को दूर करने के लिए, अभी हमें ही पढ़ते में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस टाइम पे लोगों को आवेदन करने में भी कन्फ्यूजन था, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ले आते हैं 2015 में अधिनियम, और इन दोनों को मिला के कर देते हैं एक। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने एक NRI शब्द भी सुना है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन रेसिडेंस इंडियन और अप्रवासी भारतीय। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, आप में कोई भी भारत से बाहर जाते हैं किसी नौकरी की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से,
तो अगर मैं कोई एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन में से अगर आप 365 दिन में से 182 दिन से अधिक आप विदेश में रह रहे हो तो आप हो NRI, ठीक है। 182 दिन से अधिक 365 दिन में आप भारत से बाहर रह रहे हो तो आप हो जाओगे NRI। NRI कौन होते हैं, भारत के नागरिक ही होते हैं, इनके पास भारत का पासपोर्ट ही होता है, इन्हें भारत में आने की कोई वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। इनके पास मोस्टली सारे ही अधिकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि NRI क्या है। 182 दिन अगर आप भारत से बाहर रह रहे हो किसी काम से एक वर्ष में तो आप NRI हो जाते हो, ठीक है। तो चलिए ये वाला लेक्चर यहीं तक था और मेरे को लगता है कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, ये वाला डाउट। और थोड़ा अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो आप इसको वापस से देख सकते हैं। और मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए बहुत बहुत ही आसान इसे करूँ। और आपको मैंने कहा था कि मैं आपको लेक्चर ख़त्म होगा तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये बन चुका है अब अधिनियम, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा अधिनियम। ये देखिए ये वाला अधिनियम 2016 में भी आया था, ठीक है। यही चलते चलते 2019 में पास हुआ, दिसंबर 2019 में। तो इसीलिए अधिनियम, पहले तो ये था विधेयक, ठीक है। आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, फिर ये चलते चलते 2019 में आ गया तो 2019 में पास हुआ है। तो इसीलिए जो भारत के जो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 वाला नागरिकता कानून पड़ा है तो जो उसमें संशोधन किया है इस वाले कानून ने किया है, तो इसीलिए कहा जाता है इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या किया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं भारत के जो पास में क्या देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और इनसे नॉन मुस्लिम्स भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आ चुके हैं अगर वो 30 दिसंबर 2000 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले। देखिए बहुत, मैं ये जो बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि ये जो 2019 का नागरिक संशोधन कानून है इसमें क्या है, क्या इसका विशेष प्रावधान है, इसमें क्या कट ऑफ डेट है। तो अगर कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में, समझिएगा ध्यान से, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया है तो उसे मिल जाएगी भारत की नागरिकता इस वाले कानून के तहत, ठीक है। अब इस कानून का लोगों ने बहुत विरोध भी किया है और अभी देखते हैं, अभी कोरोना की वजह से ये सारा कुछ थम गया है क्योंकि अभी जो इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है कोरोना को डील करने की, अभी सरकार का मेन फोकस उसी पे है और लोगों ने भी अभी सरकार को टाइम दिया है कि पहले उसी पे ध्यान दे। तो चलिए अब आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा। और देखिए ये वाला लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, बट मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगी आपके लिए सरल बनाऊं। और आपको अभी भी कोई डाउट आता है, ठीक है, इस वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, तो आज ही आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया करूं। या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो भी आप बता सकते हो। और इस वीडियो में 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। और मैंने लास्ट वीडियो में दिया था आपको होमवर्क कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड और जो 9वें नंबर की वीडियो थी, इन 3 वीडियो का रिवीजन करना था। और आज के लिए आपके लिए रिवीजन के लिए होमवर्क है तीसरी वीडियो और 10वीं वीडियो, ठीक है। तीसरी वीडियो और 10वीं वीडियो आपको इनका रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करते हो तो संडे तक आपकी सारी वीडियोस का रिवीजन हो जाना है और टेस्ट में आप अच्छे से बैठ पाओगे और आप अच्छे से, भाई आपको आना चाहिए टेस्ट, ठीक है। मैं क्या, आप अब बता दो कि मेरे तो इतने नंबर आए, उससे तो कुछ नहीं होगा, आपको टेस्ट आना चाहिए। और टेस्ट मैं अच्छे से बनाऊंगी और वीडियो में से ही बनाऊंगी। और अगर बाहर के कोई क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से आए हुए तो वो टेस्ट में डाल दूंगी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। आशा करती हूँ कि मेरा लेक्चर कुछ लास्ट लेक्चर से आपके लिए अच्छा होगा। और आप अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मेरे को ये लगता है कि आपको शायद वीडियो कम पसंद आ रही है और आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने का कोई इतना फ़ायदा होता नहीं है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हो। धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और आपको PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। गुड नाइट।